गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 3 हिस्ट्री की एनसीईआरटी का, 8th क्लास की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं, रूलिंग इन द कंट्री साइड। ठीक है, तो पढ़ते हैं क्या है। तो कंपनी जो है, जब को दीवाना मिल गया था, दीवान राइट्स, इनको दीवानी राइट्स बंगाल के, उसके बाद काम पढ़ते हैं। देखो 12 अगस्त 1765 में जो है मुगल एम्परर ने अपॉइंटेड ईस्ट इंडिया कंपनी एज ए दीवान ऑफ बंगाल। ठीक है, पिछले यूनिट में हमने पढ़ा कैसे मिला है। तो एक्चुअल इवेंट मोस्ट प्रोबेबली टुक प्लेस इन रॉबर्ट क्लाइव्स टेंट। निगोसिएशंस जो चली थी ना, वो रॉबर्ट क्लाइव के टेंट में 1765 में। क्या है, बक्सर के बाद है ना। तो देखो, with few Englishmen and Indians as witness, but in the painting above the event is shown as majestic occasions। कुछ ही लोग होंगे लेकिन ये इवेंट दिखाया गया है पेंटिंग में। टेक्स प्लेस ए ग्रैंड सेटिंग्स में, जो पेंटर वाज कमीशनड बाय क्लाइव टू रिकॉर्ड द मेमोरेबल इवेंट इन द क्लाइव्स लाइफ। कमीशन किसने किया था? पेंटर को जो है क्लाइव ने जो है बोला था कि ये पेंटिंग करो ताकि जो है एक मेरी लाइफ की एक मेमोरेबल मोमेंट है उसको कैप्चर करने के लिए। तो जो ग्रांट की दीवानी क्लियरली वाज वन ऑफ द सच ब्रिटिश इवेंट इन देखो ना, वाज क्लियरली वन सच इवेंट इन ब्रिटिश इमेजिनेशन। ये ग्रांट एक बहुत बड़ी इवेंट थी ना, क्योंकि कंपनी बन गई थी एक चीफ फाइनेंशियल जो है एडमिनिस्ट्रेटर टेरिटरी में, अंडर इट्स कंट्रोल, जो टेरिटरी उसके कंट्रोल में। नाउ इट हैड टू, अब इसको सिर्फ सोचना था कैसे एडमिनिस्टर करना है लैंड को, और कैसे जो है ऑर्गेनाइज करने हैं रेवेन्यू रिसोर्सेज, कैसे हम मैक्सिमम मनी, मैक्सिमम रिसोर्स जो है क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं जो हमारे अंडर लैंड है। So this had to be done in a way that could yield enough revenue meet the growing expense of company। अब ये उस तरीके से करना पड़ेगा जो कंपनी के दिन ब दिन खर्चे बढ़ रहे थे ना, उन सारों को खर्चों को जो है ये रेवेन्यू जो है पूरा कर सके। तो ट्रेडिंग कंपनी हैड टू इंश्योर दैट इट कुड बाय द प्रोडक्ट इट नीडेड एंड सेल इट व्हाट इट वांट। तो जो चीज़ें इन्हें खरीदनी है, यहाँ से खरीदनी है और उसे जो है इस प्राइस पे सेल किया जाए जहां उन्हें जो है मैक्सिमम क्या मिले, जहां मैक्सिमम प्रॉफिट उन्हें हो सके। ठीक है, समझ गए। तो ओवर द ईयर्स, अब ओवर द ईयर्स क्या होता है कि ओवर द ईयर्स कंपनी ऑल्सो लर्नड कि इट हैड टू मूव विद सम कॉशन। बीइंग एन एलियन पावर, इट नीडेड टू पैसिफाई those in the who is in the past has ruled over the countryside and enjoy authority and prestige। Those who had held local power had to be controlled but they could not be entirely eminent। अब देखो ब्रिटिश एक क्या थी, ब्रिटिश एट लास्ट एक एलियन पावर थी, बाहर से आई हुई थी। तो जो लोकल रूलर्स थे यहाँ पे काम कर रहे थे, उनको वो कंप्लीटली एलिमिनेट कर देंगे, तो जो लोकल लोग हैं, जो पीपल हैं, वो नाराज़ हो जाएंगे। तो उन्हें जो है लोकल रूलर्स को कंट्रोल करके रखना हो, उन्हें एक पपेट की तरह यूज़ करना होगा लोगों की आई में, और एक्चुअल रूल जो अथॉरिटी है वो हमने करनी है, मतलब लोग उन्होंने करनी, कंपनी ने। अब हाउ वाज दिस टू बी डन? इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कैसे कंपनी ने जो है पूरी कंट्री को, जो कंट्री साइड को कॉलोनाइज किया, कैसे ऑर्गेनाइज किए रेवेन्यू रिसोर्सेज, कैसे रीडिफाइन किए जो लोगों को राइट मिलेंगे, है ना, कैसे उन्होंने वो क्रॉप्स जो है प्रोड्यूस करवाए लोगों से जो वो चाहते थे। ठीक है, रेवेन्यू अब देखिए, अब कंपनी दीवान बन गई है, बट वो हमेशा अपने आप को एक ट्रेडर देखती थी। ठीक है, इसे लार्ज रेवेन्यू इनकम चाहिए था, बट वो अनविलिंग टू सेट अप एक रेगुलर सिस्टम ऑफ असेसमेंट एंड कलेक्शन। लेकिन वो विलिंगली नहीं, वो चाहती थी कि कोई एक रेगुलर सिस्टम ऑफ असेसमेंट हो और एक रेगुलर सिस्टम ऑफ जो है कलेक्शन हो। लेकिन ये एफर्ट जो रेवेन्यू इंक्रीज करने के थे ना, और एज मच एज इट कुड, और ताकि हम किसी तरीके से जो है रेवेन्यू जो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो इंक्रीज करें। ठीक है, और हम ताकि कॉटन और सिल्क के कपड़े जो है चीपली बाई कर सकें, है ना, विद इन, है ना। तो अब ये इनका इनिशियल प्लान था। विद इन 5 ईयर जो वैल्यू ऑफ गुड थी जो कंपनी लाई थी बंगाल में, वो डबल हो गई। और 1765 से पहले जो है कंपनी परचेज करती थी गुड्स इंडिया से, और बाई गोल्ड्स और सिल्वर इंपोर्ट करके ब्रिटिश से। अब क्या हुआ कि रेवेन्यू जो बंगाल से कलेक्ट कर रहा है वही फाइनेंस कर रहा है जो रॉ मटेरियल ये यहाँ से जो है खरीद रहे हैं और एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंग्लैंड में। मतलब यहीं से पैसा खरीद के यहीं से बेच रहे हैं। तो वो इंटायरली प्रॉफिटेबल हो चुके थे। पहले वो गोल्ड और सिल्वर इंग्लैंड से लाते थे, फिर सामान यहाँ से खरीदते थे, पहले कुछ इनकमिंग आता था ना पैसा। अब सून इट वाज क्लियर कि बंगाल की इकोनॉमी जो है वो फेस कर रही है डीप क्राइसिस, और आर्टिशियंस जो है वो डेजर्टेड हो गए, विलेज डेजर्टेड हो गई हैं, जो लोकल जो उनकी काबिलियत थी वो ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, क्योंकि रॉ मटेरियल यहाँ से खरीद रहे हैं, इंग्लैंड ले जा रहे हैं, वहाँ से फिनिश गुड प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ जो लोग बनाते थे उनको कुछ नहीं।
ठीक है। तो पीजेंट्स जो थे वो अनएबल टू पे द ड्यूज दैट वर बीन डिमांडेड फ्रॉम देम, पीजेंट्स अपना पैसा नहीं दे पा रहे, आर्टिशन जो प्रोडक्ट कर बना रहे थे वो तो डिक्लाइन में चला गया, एग्रीकल्चर कल्टीवेशन जो है वो कोलैप्स हो गया। फिर एक 1770 में जो है एक टेरेबल फेमाइन आता है जो 10 मिलियन लोगों को बंगाल में मार देता है, डेथ्स हो जाती है। अबाउट 1/3 जो पॉपुलेशन है, 30% से ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो हैज बीन वाइप्ड ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, खत्म, बिल्कुल थी ही नहीं कभी, ठीक है। तो अब इन्हें लगा कि एग्रीकल्चर को इंप्रूव करने की जरूरत है, इकोनॉमी ऑलरेडी र्यून में थी और कंपनी जो है अपनी जो है इनकम है, रेवेन्यू इनकम वो सर्टन नहीं थी। तो मेनी जो बहुत सारे कंपनी ऑफिशियल्स थे उन्होंने लगा कि जो इन्वेस्टमेंट है इस लैंड पे उसे इनकरेज करना पड़ेगा और एग्रीकल्चर को इंप्रूव करना पड़ेगा। लेकिन कैसे किया जाए? तो 2 डिकेड की डिबेट के बाद इस क्वेश्चन पे 20 साल डिबेट चली इस क्वेश्चन और कंपनी को फाइनली इंट्रोड्यूस किया परमानेंट सेटलमेंट इन 1773। देखो ना, बाय द टर्म ऑफ सेटलमेंट राजाज और जो तालुकदार थे उस एरिया के वे रिकॉग्नाइज्ड, उनको जमींदार रिकॉग्नाइज किया गया। ध्यान से देखना, परमानेंट सेटलमेंट जो था, और देवर आस्क टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम द पीजेंट और पे करें कंपनी को कि ये रेंट कलेक्ट करें पीजेंट से, जमीन पे जो काम कर रहे हैं, रेंट पे जमीन दी गई उनको काम कर रहे हैं और उनसे रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट किया जाए। और ये अमाउंट जो है फिक्स था परमानेंटली, इतना पैसा आपको देना, मतलब 10%, 50%, 20%, 30, 50, 70 जो भी है। दैट इज इट वॉज नॉट टू बी इंक्रीज इन फ्यूचर, ये फ्यूचर में इंक्रीज नहीं होगा। इट वॉज फेल्ट कि दिस वुड, ये इंश्योर करेगा कि रेगुलर फ्लो ऑफ जो रेवेन्यू है कंपनी ऑफिस कॉफर में है ना, और एट द सेम टाइम इनकरेज करेगा जमींदार को कि वो इंप्रूव करने के लैंड पे पैसा इन्वेस्ट करें। क्योंकि अगर समझ लो 10% पे सेट कर दिया है तो ये इंक्रीज नहीं होगा, तो ज़मींदार अगर इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे और एक्सट्रैक्ट करेंगे, जहाँ 50% इनकम थी वहाँ 60% कर देंगे, रेवेन्यू तो वही 10% देना है, तो फायदा तो ज़मींदार का होगा। ज़मींदार ने ये सोचा। अब सिंस जो रेवेन्यू डिमांड थी स्टेट की वो इंक्रीज नहीं हुई और ज़मींदार जो थे वो बेनिफिट कर रहे थे इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ लैंड से, क्योंकि रेवेन्यू तो फिक्स कर दिया गया। प्रॉब्लम्स क्या आई? देखो, परमानेंट सेटलमेंट ने जो है क्रिएटेड प्रॉब्लम्स, और कंपनी ऑफिशियल्स ने ये डिस्कवर किया है कि ज़मींदार जो इनफैक्ट इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं ज़मीन को इंप्रूवमेंट करने के लिए, और रेवेन्यू फिक्स की गई है जो हाई है, दैट ज़मींदार को मुश्किल हो गया ओवर द टाइम पे करने में, क्योंकि उन्होंने पैसा इन्वेस्ट ही नहीं किया लैंड को इंप्रूव करने के लिए, और रेवेन्यू आगे ज़्यादा जो है, रेवेन्यू जो पे करनी थी वो बहुत ज़्यादा थी। अब न्यूमरस जिम्मेदार वर सोल्ड ऑफ एट ऑक्शंस ऑर्गेनाइज्ड बाय कंपनी, और कंपनी ने ऑर्गेनाइज किया ऑक्शन कि कौन ये लैंड खरीदेगा ज़मींदार बनने के लिए। तो बहुत से ज़मींदार की जो ज़मीनें बेच दी गई। तो जो फर्स्ट डिकेड होता है 19th सेंचुरी का, 1800 से 1810 तक का, यहाँ सिचुएशन चेंज होगी। जो प्राइजेज है मार्केट में वो बहुत बढ़ गए, इन्फ्लेशन हो गया, कल्टीवेशन स्लोली एक्सपैंड हुई, ठीक है। दिस मेंट कि इनकम तो इंक्रीज हुई ज़मींदार की, बट कंपनी को कोई गेन नहीं, कंपनी क्योंकि फिक्स किया हुआ है रेवेन्यू, लेकिन रेवेन्यू डिमांड तो इंक्रीज नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो फिक्स्ड है परमानेंटली। इवन देन जमींदार ने जो है ना वो इंटरेस्टेड नहीं थी लैंड को इंप्रूव करने पे। अब देखना, सम हैव लॉस्ट द लैंड इन द ईयर्स ऑफ सेटलमेंट, other now has some possibility of earning without the trouble and risk of investment. As long zamindar could give out the land of to tenant and get rent, they were not interested in improving. जब तक कि ज़मींदार जो है ना वो ज़मीनें जो है रेंट पे जो है मजदूरों को दे रहे हैं और उससे वो अपना रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, अपनी इनकम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, और रेवेन्यू जो फिक्स रेवेन्यू वो गवर्नमेंट को दे रहे हैं, तो उन्हें लैंड इंप्रूव करने की ज़रूरत क्या है? उन्हें तो इनकम प्रॉफिट हो ही रहा है ना, ठीक है। ये प्रॉब्लम्स थी। दूसरी तरफ पे जो विलेजेस थे ना, विलेजेस में जहाँ कल्टीवेटर को बहुत डिफिकल्ट थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑपरेशन था, ऑप्रेसिव थी। रेंट जो पे करना था ज़मींदार को वो बहुत हाई था, और हीज राइट ऑन द लैंड जो है वो इनसिक्योर था, क्योंकि जो लोग काम कर रहे हैं ज़मीन पे उनको कोई राइट ही नहीं दिया गया, कभी भी ज़मीन छीन सकती है। और रेंट पे करने के लिए किराए पे जो ज़मीनें ली गई हैं हैड टू बी ऑफर, वो लोन लेने पड़ते थे मनी लेंडर से, और जब क्रॉप फेल हो जाती थी तो उन्हें रेंट भी पे करना है, तो वो उन्हें उन लैंड से जो एविक्ट कर दिया जाता था, और लैंड ज़मींदार अपने कब्जे में ले लेता था, किसी और को देता था, वहीं से पैसे एक्सट्रैक्ट करता था। तो फ्रॉम द लैंड, और उस लैंड से उसे बाहर निकाल दिया जाता था, जिससे जनरेशन उसकी वो काम कर रही। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी। तो कंपनी ने क्या किया कि एक नया सिस्टम डिवाइस किया। अर्लियर 19th सेंचुरी में बहुत सारे कंपनी ऑफिशियल्स कन्विंस थे कि ये सिस्टम जो रेवेन्यू का है उसे चेंज करना पड़ेगा दोबारा।
हाउ कुड रेवेन्यू बी फिक्स परमानेंटली एट ए टाइम व्हेन कंपनी नीड मोर मनी टू मीट द एक्सपेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेड? कैसे रेवेन्यू फिक्स कर दिया गया जबकि कंपनी को पैसा चाहिए उसके एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रेड के लिए जो दिन ब दिन खर्चे बढ़ रहे हैं? तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो बंगाल का प्रेसिडेंसी का था, जो उत्तर प्रदेश का मोस्ट ऑफ द एरिया था, इंग्लिशमैन या हॉल्ट मैकेंजी था, उसने एक नया सिस्टम डिराइव किया जो इफेक्ट में आया 1822 में। ही फेल्ट के जो विलेजेस जो इंपॉर्टेंट हैं सोशल इंस्टीट्यूशंस के लिए नॉर्थ इंडियन सोसाइटी में, वो उन्हें प्रिजर्व करना पड़ेगा, और उसकी डायरेक्शन के अंदर कलेक्टर को भेजा गया विलेजेस में इंस्पेक्ट करने के लिए लैंड को, और मेजर करने के लिए, ज़मीनों को मेजर करने के लिए, और रिकॉर्डिंग द कस्टम और राइट जो डिफरेंट ग्रुप्स के हैं उन्हें भी ध्यान, कस्टम्स और राइट्स जो डिफरेंट ग्रुप्स को रिकॉर्ड करने के लिए, और एस्टिमेट रेवेन्यू निकाला गया कि ईच प्लॉट का एक विलेज में, और उसको ऐड करके कैलकुलेट किया गया कितना रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट हो सकता है हर विलेज को। यहाँ विलेज को टर्म दिया गया महल, याद रखना महलवारी सिस्टम आगे आएगा, ठीक है। इस विलेज को, इस महल को कितना पे करना पड़ेगा। तो दिस डिमांड वाज रिवाइज्ड पीरियोडिकली, और पीरियोडिकली रिवाइज किया जाएगा, परमानेंटली फिक्स नहीं है कि मतलब एक टर्म है 5 या 10 ईयर्स के बाद जो है इसे दोबारा रिवाइज किया जाएगा इस लैंड के रेवेन्यू को। और चार्जेस जो है कलेक्टिंग रेवेन्यू एंड पेइंग इट, तो चार्जिंग ऑफ कलेक्टिंग रेवेन्यू और पेइंग इट, ठीक है। टू द कंपनी वाज गिवन विलेज हेडमैन, तो विलेज हेडमैन को जो है ये सारा क्या है, विलेज हेडमैन को जो है, विलेज का जो बड़ा है सरपंच मुखिया जो है, उसको जिम्मेदारी दी गई रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, रादर देन किसी जमींदार को। तो सिस्टम को, इस सिस्टम केम टू बी नोन एज महलवारी सिस्टम। मैंने अभी बताया ना, महलवारी सिस्टम बना, ठीक है। एक और सिस्टम, मुनरो का सिस्टम क्या था, ये तो नॉर्थ वेस्टर्न टेरिटरीज यूपी की और वो इन एरियाज की है ना। ब्रिटिश टेरिटरी जो साउथ में थी, यहाँ पे सिमिलरली मूव्ड अवे फ्रॉम द परमानेंट सेटलमेंट से, जो सेटलमेंट का तो आइडिया था उससे अलग हो गए, एक नया सिस्टम डिवाइस किया जिसे रैयतवारी सिस्टम कहते हैं, रैयतवारी, ठीक है। इट वाज ट्राइड, ये स्मॉल स्केल पे ट्राई किया गया अलेक्जेंडर रीड के द्वारा। किसके द्वारा? कैप्टन अलेक्जेंडर रीड के द्वारा, ठीक है। इन सम ऑफ द एरियाज दैट वे टेकन ओवर बाय द कंपनी आफ्टर वॉर विद टिपू सुल्तान, सब्सिक्वेंटली डेवलप्ड बाय थॉमस मुनरो, दिस सिस्टम वाज ग्रेजुअली एक्सटेंडेड टू ऑल साउथ इंडिया। अब रीड एंड मुनरो को ये लगा कि साउथ जो है वहाँ पे कोई ट्रेडिशनल जमींदार्स नहीं है। द सेटलमेंट्स दे आर्ग्यू दैट दे हैड टू मेड डायरेक्टली विद द कल्टिवेटर्स, तो रैयत्स मीन those who cultivates the land, okay, कल्टिवेटर्स, ओके। सो यहाँ कोई जमींदार नहीं है, इंटरमीडिएटरी नहीं है, तो डायरेक्ट हम कल्टिवेटर्स के पास जाएंगे जो टिल्ट करते हैं लैंड को, जनरेशन से जो काम कर रहे हैं। दिस फील्ड जो है केयरफुली जो है इन्हें और सेपरेटली सर्वे किया गया रेवेन्यू असेसमेंट बनाने से पहले। तो मुनरो को लगा कि ब्रिटिश शुड एक्ट एज ए पैटर्नल फादर फिगर, ठीक है, देखो, और प्रोटेक्ट करे इन रैयत्स की जो है, इन कल्टिवेटर को अंडर देयर चार्ज। देखो क्या मतलब, ये अपने आप को पता नहीं क्या समझ लेते। ऑल इज नॉट वेल, और कुछ ईयर्स के बाद नया सिस्टम इंपोज हुआ तो ये क्लियर हो गया कि दैट इज नॉट वेल विद देम, कि ये सही नहीं है। ड्राइविंग द डिजायर्ड इनकम इंक्रीज करने के लिए लैंड से रेवेन्यू ऑफिशियल्स ने जो है रेवेन्यू बहुत हाई डिमांड करने लगे, और पीजेंट्स जो है अनेबल टू पे। तो रैयत्स जो है वो कंट्री साइड से भाग गए कि यहाँ, और विलेजेस डिजर्टेड होगी बहुत से रीजन में। तो ऑप्टोमिस्टिक जो लोग थे ना, ऑफिशियल्स, जिन्हें लगा नहीं सब कुछ अच्छा हो जाएगा, वो इमेजिन के नया सिस्टम जो है ट्रांसफॉर्म करेगा पीजेंट्स को एक रिच फार्मर्स में, बट दिस डिड नॉट हैपन। समझे? अब क्या है, अब क्या हुआ कि एक क्रॉप, जैसे यूरोप का एग्जांपल लो, देखो, तो ब्रिटिश ऑल्सो रियलाइज जो कंट्री साइड कुड नॉट ओनली यील्ड रेवेन्यू, इट ऑल्सो ग्रो द क्रॉप दैट यूरोप रिक्वायर, कि सिर्फ अब इनको एक और दिमाग है कि सिर्फ रेवेन्यू यील्ड नहीं करना है, वो क्रॉप उगानी है जो हमें यूरोप में ज़रूरत है। देखो इंडिया में उगा रहे हैं जो हमें यूरोप में ज़रूरत है। तो लेट 18th सेंचुरी में, 1850s के बाद, लेट 18th सेंचुरी में क्या हुआ कि कंपनी वाज ट्राइंग 18th सेंचुरी ना, लेट 1750s के बाद ना, तो कंपनी वाज ट्राइंग टू बेस्ट टू एक्सपैंड करने के लिए ओपियम और इंडिगो। तो इन द सेंचुरी एंड हाफ दैट फॉलोड, तो कंपनी ने परस्यूड किया और फोर्स किया कल्टीवेटर को बहुत सारे पार्ट ऑफ इंडिया में प्रोड्यूस करने के लिए अदर क्रॉप्स, जैसे जूट बंगाल में, टी असम में, शुगर केन यूपी में, है ना, वीट पंजाब में, कॉटन महाराष्ट्र और पंजाब में, राइस मद्रास में, वो क्रॉप्स जो इन्हें कमर्शियली नीडेड हैं, जिनसे मैक्सिमम प्रॉफिट गेन किया जा सकता है यूरोप में, जो नीड है यूरोप की, वो, ठीक है। हाउ दिस इज डन, ब्रिटिश ने एक वेराइटीज ऑफ मेथड यूज किया एक्सपैंड करने के लिए कल्टीवेशन, जो
कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप जो उन्हें देखने थे, हम देखते हैं कैसे। डस कलर हैव ए हिस्ट्री? कलर्स देखो, फिगर 5 और 6, तुम ये दो फिगर्स देख लो, ये दोनों फिगर है ना। कॉटन प्रिंट से इमेज और लेफ्ट शो कलमकारी है जो प्रिंट क्रिएट किया गया वेवर्स के द्वारा आंध्र प्रदेश इंडिया में। राइट में तुम फ्लोरल कॉटन प्रिंट है जो डिज़ाइन और प्रोड्यूस किया गया है किसके, विलियम मॉरिस के द्वारा, ए फेमस पोइट और आर्टिस्ट है 19th सेंचुरी ब्रिटेन का। देयर इज अ वन थिंग कॉमन, इन दोनों इमेजेस देखो, दो चीज़ें कॉमन है। प्रिंट, बोथ यूजेज रिच ब्लू कलर कॉमनली कॉल्ड इंडिगो। अब दोनों में ब्लू कलर का यूज है जिसे हम क्या कहते हैं, इंडिगो। देखना, और डू यू नो हाउ दिस कलर, आपको पता है ये ब्लू कलर कैसे प्रोड्यूस किया जाता था? ब्लू जो है ना इन दिस प्रिंट वो प्रोड्यूस किया जाता था एक प्लांट से जिसे हम इंडिगो कहते थे। इंडिगो प्लांट जो बंगाल में जो है लगाया जाता था। इट इज़ लाइकली कि ये जो ब्लू कलर है ना जो यूज़ किया जाता है मोरिस ने प्रिंटिंग 19th सेंचुरी ब्रिटेन में, वो मैन्युफैक्चर हुआ था इंडिगो प्लांट से जो कल्टीवेट किया जाता था इंडिया में। देखो देखो क्रोनोलॉजी समझो। और फॉर इंडिया, क्योंकि इंडिया सबसे बड़ा सप्लायर था इंडिगो का वर्ल्ड में उस टाइम पे, तो वाई द डिमांड ऑफ इंडिया इंडिगो, इंडिया का इंडिगो जो है ना वो प्राइमली ग्रो करता था ट्रॉपिक्स में। और बाई 13th सेंचुरी जो इंडिया का इंडिगो था वो यूज़ किया जाता था क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग में इटली, फ्रांस और ब्रिटेन में, और क्लोथ्स को डाई करने के लिए। होएवर स्मॉल अमाउंट जो था इंडिया का इंडिगो वो रीच यूरोपियन मार्केट में हुआ, उसका प्राइस बहुत हाई था। यूरोपियन जो क्लोथ मैन्युफैक्चरर थे वो डिपेंडेंट थे, ठीक है, ऑन अनदर प्लांट कॉल्ड वुड टू मेक वॉयलेट एंड ब्लू डाइज। बीइंग ए प्लांट ऑफ टेम्परेट जोन, वुड वाज मोर इजिली अवेलेबल इन यूरोप। इट इज़ ग्रोन इन नॉर्थन इटली, साउथ फ्रांस, जो इन एरियाज में हुआ था। तो बहुत सारा कंपटीशन था। अब इंडिगो के लिए बहुत सारा कंपटीशन था और वुड प्रोड्यूस जो है ना वो प्रेशराइज कर रहा था गवर्नमेंट को बैन करने के लिए इंपोर्ट इंडिगो का। अब वुड के जो प्रोड्यूसर थे इंग्लैंड में ना, वो जो थे यूरोप में, वो कह रहे थे कि बैन किया जाए इंडिगो जो है इंडिया से जो आता है, क्योंकि इसका प्राइजेस जो है कम हो रहे थे और इसके प्राइजेस बढ़ रहे थे। ठीक है, कंपटीशन है ना, एलिमिनेट करना कंपटीशन। तो क्लोथ डाइंग होएवर परफेड इंडिगो एज ए डाई, तो जो क्लोथ कपड़े डाई करते थे वो इंडिगो परफेयर करते थे। तो इंडिगो जो है वो प्रोड्यूस किया जाता था रिच ब्लू कलर, वेर एज डाई जो वुड से थी वो पेल और डल होती थी। तो बाई 17th सेंचुरी यूरोप के जो क्लोथ प्रोड्यूसर थे वो परस्यूड करने लगे गवर्नमेंट को कि रिलैक्स करें बैन इंडिगो इंपोर्ट पे, जो 13th सेंचुरी के बाद लगा था। फ्रेंच कल्टीवेट करने लगे इंडिगो को डोमिगो आइलैंड में, कैरिबियन आइलैंड्स में जो है, और पुर्तगीज जो है ब्राज़ील से, इंग्लिश जो है जमैका से, और स्पेनिश जो है वेनेजुएला से। तो इंडिगो प्लांटेशन जो है वो बहुत सारे पार्ट्स में नॉर्थ अमेरिका में भी आई। ठीक है, अब 18th सेंचुरी का एंड हुआ, जो डिमांड था इंडियन इंडिगो की वो ग्रो हुई और ब्रिटिश में इंडस्ट्रियलाइज हुआ, और कॉटन जो प्रोडक्शन थी वो एक्सपैंड हुई ड्रामेटिकली, और एक इनॉर्मस नई डिमांड आई क्लोथ डाई की, और डिमांड इंक्रीज हुई तो इंडिगो इंक्रीज हुआ। और एग्जिस्टिंग सप्लाई जो वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका जब कोलैप्स हो गया अमेरिकन कॉलोनीज वेराइटीज़ ऑफ रीजन की वजह से, तो बिटवीन 1783 और 1789 में क्या हुआ, जो प्रोडक्शन था इंडिगो का वो दुनिया भर में गिर के आधा हो गया। जो क्लोथ डाइंग थे ब्रिटिश में, अब उन्हें डेस्परेटली नया रिसोर्स चाहिए था, इंडिगो सप्लाई था। फ्रॉम वेयर कुड दिस गेट द प्रोड्यूस, ब्रिटिश ने इंडिया की तरफ घूमे, और राइजिंग डिमांड जो यूरोप में इंडिगो का हुआ, और कंपनी ने इंडिया की तरफ देखा कि यहाँ हम इस एरिया में जो है इंडिगो कल्टीवेशन को एक्सपैंड करें। देखिए पूरी क्रोनोलॉजी, एनसीईआरटी पढ़ने का यही फायदा, पूरी क्रोनोलॉजी समझ में आती है। अब लास्ट डिकेड जो 18th सेंचुरी का था, इंडिगो कल्टीवेशन बंगाल में एक्सपैंड हुआ और बंगाल डोमिनेट करने लगा पूरी दुनिया में इंडिगो में। 1788 से 30% जो इंडिगो इंपोर्ट होता था ब्रिटेन में वो इंडिया से होता था, और 1810 में जाके 19th सेंचुरी की शुरुआत में 95% तक चला गया इंडिगो जो इंपोर्ट इंग्लैंड में होता था। जैसे इंडिगो बढ़ा, कमर्शियल एजेंट्स और ऑफिशियल्स जो कंपनी के थे वो इन्वेस्ट करने लगे इंडिगो प्रोडक्शन में इंडिया में। तो ओवर द बहुत सारी कंपनीज ऑफिशियल्स ने वो जो है अपनी जॉब छोड़कर और इंडिगो बिजनेस में चले गए। इसमें क्योंकि प्रोस्पेक्ट था, हाई प्रॉफिट था, न्यूमरस स्काउट्समैन और इंग्लिश जो इंडिया में आए वो प्लांटर्स बन गए, जिसके पास कोई मनी नहीं था प्रोड्यूस करने के लिए इंडिया, उन्होंने लोन लेकर कंपनी से और बैंक से वो उस टाइम पे यहाँ पे काम करने लगे। अब इंडिगो कैसे कल्टीवेट होता था, देखो दो सिस्टम थे इंडिगो कल्टीवेशन के, एक निज एक रैयती। देखो विद इन द सिस्टम निज कल्टीवेशन जो प्लांटर थे वो प्रोड्यूस करते थे इंडिगो लैंड पे, और वो डायरेक्टली कंट्रोल किए जाते थे किसके तरह, कंपनी के, और ही वो या तो लैंड जो है वो खरीदता था या रेंट करता था दूसरे जमींदार से, और इंडिगो प्रोड्यूस करता था जो डायरेक्टली इंप्लॉय करके हायर्ड लेबरर को। अब प्रॉब्लम विद निज कल्टीवेशन, देखो प्लांटर को ये मुश्किल हो गया कि वो एक्सपैंड करे एरिया इन निज कल्टीवेशन, क्योंकि इंडिगो जो है वो कल्टीवेट किया जा सकता है सिर्फ फर्टाइल लैंड पे, और
ऑलरेडी ये बड़ा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया था बंगाल का, और सिर्फ स्मॉल प्लॉट्स जो थे वो स्कैटर्ड थे लैंडस्केप्स पे जो कुड बी एक्वायर्ड। अब प्लांटर को लार्ज एरिया चाहिए था और कंपैक्ट ब्लॉक चाहिए था कल्टीवेशन के लिए, प्लांटेशंस के लिए। वेयर कुड दे गेट सच लैंड फ्रॉम? अब कहाँ से ये लैंड लाए? तो लीज पे लैंड्स जो है, इंडिगो फैक्ट्री जो है, दे अटेम्प्ट टू लीज द लैंड फ्रॉम इंडिगो फैक्ट्रीज, और अविक्ट करने लगे पीजेंट्स को इन एरिया से, और इसी से कन्फ्लिक्ट और टेंशन पैदा हुई, क्योंकि दूसरे पीजेंट्स को यहाँ से निकाल के और यहाँ का जो है अपने जो है कंपनी ऑफिशियल के और बड़े बड़े लोग जो है इंडिगो लैंड सेटअप करने लगे। अब इजीली लेबर भी नहीं थी मोबिलाइज हो सकती, तो लार्ज प्लांटेशन और वास्ट नंबर ऑफ हैंड चाहिए इसको ऑपरेट करने के लिए, और लेबरर वाज नीडेड प्रिसाइजली एट ए टाइम जब पीजेंट्स जो हैं बिजी होते हैं राइस कल्टीवेशन में। अब क्या हुआ, निज कल्टीवेशन में लार्ज स्केल जो है ऑल्सो रिक्वायर्ड मेनी प्लो और ब्लॉकआउट। तो एक बीघा इंडिगो कल्टीवेशन में 2 हल चाहिए। इसका मतलब कि प्लांटर को 1000 बीघा में 2000 हल चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट जो है परचेज पे और मेंटेनेंस प्लोज की एक बड़ी प्रॉब्लम थी। नोर कुड सप्लाई बी इजिली गोट फ्रॉम द पीजेंट सिंस द प्लोज एंड ब्लॉक वेर बिजी। अब पीजेंट से भी तो नहीं ले सकते क्योंकि तब वो राइस कल्टीवेशन में बिजी होती है। अगेन एग्जैक्टली एट दैट टाइम इंडिगो प्लांटेशन नीडेड देम। तो लेट 19th सेंचुरी में प्लांटर वेर देयरफॉर रिलक्टेंट टू एक्सपैंड द एरिया अंडर निज कल्टीवेशन। तो लेस देन 25% जो लैंड प्रोड्यूसिंग इंडिगो था वो अंडर इस सिस्टम में था, तो रेस्ट अल्टरनेटिव मूड ऑफ कल्टीवेशन में था, जैसे रैयतवारी सिस्टम है। अब इंडिगो ऑन लैंड ऑफ रैयत, तो अंडर जो रैयत सिस्टम है प्लांटर को फोर्स किया गया रैयत को साइन करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट, एक सत्ता। जिस टाइम पे वो प्रेशर किए गए विलेज हेडमैन को कि इन विलेजर से साइन करवाओ कि थोस जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे उन्हें कैश एडवांस में मिलेगा प्लांट करने के लिए, लो रेट पे इंटरेस्ट पे इंडिगो प्रोड्यूस करने के लिए। बट द लोन जो कमिट किया गया रैयत को कल्टीवेट करने के लिए इंडिगो, एटलीस्ट 25% अपनी जो ज़मीन है उस पर जो है आपको इंडिगो कल्टीवेट करना पड़ेगा, उसके लिए आपको कम इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा। और प्लांटर को ज़बरदस्ती किया गया, और प्लांटर को सीड भी ड्रिल भी प्रोवाइड किए गए, और कल्टीवेटर प्रिपेयर्ड द सोइल, सोड सीड एंड लुक्ड आफ्टर द क्रॉप्स। अब ये सारी चीज़ की गई, ठीक है। अब जब क्रॉप जो डिलीवर की गई प्लांटर्स को आफ्टर हार्वेस्ट, है ना, ए न्यू लोन वाज गिवन टू रैयत एंड ए साइकिल स्टार्टेड ऑल ओवर अगेन। अब ये डिलीवर किया गया, नया लोन उसको दिया गया, तो ये एक चेन ऑफ साइकिल शुरू हो गया। और पीजेंट्स को इनिशियली वो टेम्प्ट हो गए कि लोन लेते हैं, और फिर इन्हें रियलाइज हुआ कि सिस्टम तो बड़ा हार्श है। इंडिगो जो हम प्राइस पे जिस इंडिगो को प्रोड्यूस कर रहे हैं वो बहुत कम है, और साइकिल ऑफ लोन कभी खत्म ही नहीं हो रहा। तो नई प्रॉब्लम शुरू हुई। प्लांटर जो इंसिस्ट कर रहे थे इंडिगो कल्टीवेटेड ऑन द बेस्ट सोइल इन विच पीजेंट प्रेफर टू कल्टीवेट राइस। अब बेस्ट सोइल पे जहां पे वो राइस कल्टीवेट करते थे वहां पे इंडिगो कल्टीवेट करने पे उसे इंसिस्ट किया गया पीजेंट्स को, ठीक है। मोर एवर जो इंडिगो की रूट्स है ना वो बड़ी गहरी होती है, ये सोइल को जो है एग्जॉस्ट कर देती है, उसकी फर्टिलिटी खत्म कर देती है। तो आफ्टर इंडिगो फर्टिवेशन लैंड कुड नॉट बी सोन विद राइस, ठीक है। तो इस पे जो है इंडिगो रेबेलियन भी हुआ, द ब्लू रेबेलियन आफ्टर। तो 1959 में थाउजेंड्स ऑफ जो रैयत से बंगाल में वो रिफ्यूज़ किए कि हम इंडिगो ग्रो नहीं करेंगे, और रेबेलियन स्प्रेड हो गया, ठीक है। रैयत ने जो है रिफ्यूज़ कर दिया रेंट पे करना प्लांटर्स को, और अटैक किया इंडिगो फैक्ट्री पे आर्म्स और सोर्ड्स और स्पीयर्स के साथ, बोज और एरोस के साथ। वुमेन्स ने टर्न एंड फाइट विद बर्तन और पैन और किचन की इंप्लीमेंट्स के साथ। थोजू वर्क फॉर प्लांटर सोशली बॉयकॉट कर दिया एजेंट्स और प्लांटर्स को, और जो कलेक्ट करने आए रेंट उसको मारा गया। और रैयत ने ये कसम ले ली कि दे वुड नो लॉन्गर टेक एडवांस टू सो इंडिगो एंड नोर बी बुलिड बाय द प्लांटर्स। तो उन पे फिर लाठीचार्ज हुई। और वाई डिड इंडिगो, अब इंडिगो पीजेंट से क्यों डिसाइड किया कि वो अब और चुप नहीं रहेंगे, उन्हें किस चीज़ ने पावर दी रेबेलियन करने। क्लियरली जो इंडिगो सिस्टम था वो इंटेंसली ऑप्रेसिव था, बट थोज जो अपोज करते थे डू नॉट ऑलवेज राइज इन रेबेलियन, दे डू सो इन एट टाइम्स। और 1959 में जब इंडिगो रैयत ने ये सोचा कि ये सपोर्ट जो लोकल ज़मींदार्स और विलेज हेडमैन्स उनके रेबेलियन में अगेंस्ट द प्लांटर्स, तो बहुत सारी विलेज में हेडमैन्स जो थे जिन्हें फोर्स किया गया था साइन करने के लिए इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट, उन्होंने मोबिलाइज की ये पीजेंट्स को, ठीक है, और फोर्ट की पिच्ड बैटल विद द लठियाल्स। इन अदर वर्ड्स जो जमींदार थे वो विलेजेस में, उन्होंने अर्ज किया कि रेजिस्ट करो, रेजिस्ट द प्लांटर्स। जमींदार भी खुश नहीं थे जो इंक्रीजिंग पावर थी प्लांटर्स की, और एंग्री थे, गुस्सा थे, और फोर्स किया प्लांटर्स को कि वो अपनी लैंड्स जो हैं लॉन्ग लीज पे दे दे। तो इंडिगो पीजेंट्स ऑल्सो इमेजिन्ड कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट कर रही है स्ट्रगल को अगेंस्ट द प्लांटर्स।
तो रिवोल्ट ऑफ 1857 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वाज पर्टिकुलरली वरीड अबाउट द पॉसिबिलिटी कि एक और पॉपुलर रेबेलियन ना हो जाए। जब न्यूज़ स्प्रेड हुई एक सिमरिंग रिवोल्ट की इंडिगो डिस्ट्रिक्ट में तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है ने टूर किया इस एरिया का विंटर 1859 में, और रैयत सा द टूर एज ए साइन के गवर्नमेंट सिंपैथी कर रही है उनके प्लाइट के साथ। और व्हेन इन बारासत द मजिस्ट्रेट जो है एशली एडिन ने इशू किया एक नोटिस स्टेटिंग कि रैयत कुड नॉट बी कंपेल्ड टू एक्सेप्ट इंडिगो, कि उन्हें कंपेल उससे ज़बरदस्ती नहीं किया गया इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। वर्ड वेंट अराउंड दैट क्वीन विक्टोरिया ने डिक्लेयर किया कि इंडिगो नीड नॉट टू बी सोन, कोई ज़रूरत नहीं इंडिगो साइन करने की। अब एडिन ट्राई कर रहा था कि पेलिकेट करे पीजेंट्स को और कंट्रोल करे इस एक्सप्लोजिव सिचुएशन को, बट उसकी एक्शन जो है ना वाज रीड एज एक, उसके एक्शंस को ऐसा देखा गया कि वो रेबेलियन को सपोर्ट कर रहा है। जैसे ही रेबेलियन सेपरेट हुई तो जो इंटेलेक्ट्स थे कलकत्ता में उन्होंने रश किया इंडिगो डिस्ट्रिक्ट्स में। उन्होंने मिजरी जो है रैयत जो यहाँ के लोग हैं उनकी जो कल्टिवेटर्स है उनकी लिखी जो टायरनी है प्लांटर्स की, जो हॉरर हो रहा है इंडिगो सिस्टम में, और वरीड बाई, अब इससे जो है ना इससे घबरा के इस रेबेलियन से गवर्नमेंट ने एक मिलिट्री ब्रॉट इन मिलिट्री टू प्रोटेक्ट द प्लांटर फ्रॉम असॉल्ट। अब प्लांटर्स को बचाने के लिए जो है मिलिट्री लाई गई और सेटअप की इंडिगो कमीशन इंक्वायरी करने के लिए सिस्टम में प्रोडक्शन के, और कमीशन हेड ने ये कहा कि प्लांटर गिल्टी हैं और क्रिटिसाइज़ किया जो कोरेसिव मेथड, जो ज़बरदस्त मेथड आपने यूज़ किए इंडिगो कल्टिवेटर्स के साथ। इन्होंने डिक्लेयर किया कि इंडिगो जो प्रोडक्शन है वो प्रॉफिटेबल नहीं है रैयत के लिए, और कमीशन ने आस्क द रैयत टू फुलफिल द एग्जिस्टिंग कंडेंट बट टोल्ड देम टू नॉट कुड रिफ्यूज़ टू प्रोड्यूस, कि जो पुराने जो आपके मतलब लोन से आपको वो देने पड़ेंगे, आपने जो आपके एक्सपेंडिचर से वो भरने पड़ेंगे, और नए जो है नए सिरे से रैयत को ये बताया कि आप जो है रिफ्यूज़ कर सकते हो इंडिगो कल्टीवेशन करने से। ठीक है, तो आफ्टर इस रिवोल्ट के बाद इंडिगो प्रोडक्शन जो है वो बंगाल में पूरी तरीके से कोलैप्स हो गया, बट द प्लांटर अब शिफ्ट हो गया अपना ऑपरेशन बिहार में। जो प्लांटर्स थे ना जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे यहाँ आके, वो उन्होंने अब शिफ्ट किया बिहार में, और फिर लेकिन बाद में जब सिंथेटिक डाइज का जो है इन्वेंशन हुआ, डिस्कवरी हुई लेट 19th सेंचुरी में, तो बिजनेस जो है सीवियरली इम्पैक्ट हो गया था, बट येट वो मैनेज किया उन्होंने एक्सपेंड करना अपना प्रोडक्शन। जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से आए तो वो पीजेंट और बिहार को प्रस्यूड किया कि वो विजिट करे चंपारण, और पीजेंट्स ने बिहार के ने जो महात्मा गांधी से बोला कि वो चंपारण आके हालात देखे हमारे हैं और सी के क्या हाल है पीजे जो इंडिगो कल्टीवेटर्स का। यहाँ महात्मा गांधी ने विजिट किया 1717 में, और यहाँ से मार्क हुई बिगिनिंग ऑफ चंपारण मूवमेंट अगेंस्ट इंडिगो प्लांटर्स। ठीक है, इसके बाद हम चंपारण मूवमेंट बड़ी डिटेल वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा खेल चला है। ठीक है, हमने डिफरेंट सेटलमेंट्स, जिम्मेदारी सिस्टम, कैसे रेवेन्यू सिस्टम जो है एक्सपेंड किया, जो है कंट्री वाइड जो है ब्रिटिश ने, हमने इंडिगो मूवमेंट पढ़ा, क्यों स्टार्ट हुआ, क्यों इंडिगो की इतनी इंपॉर्टेंस सडनली आई, किस तरीके से यहाँ एक्सप्लॉयटेशन होता, तो ये पूरे हमने डिटेल वाइज पढ़ लिया। ठीक है, तो आज के लिए जो है हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय।